एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लिक्विडिटी स्वीप। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी का मतलब होता है स्टॉप लॉसेस एंड स्वीप का मतलब होता है हंट करना। तो आपके स्टॉप लॉस को हंट करने का जो प्रोसेस है वही कहलाता है लिक्विडिटी स्वीप। आपके स्टॉप लॉस को खाया जाता है मार्केट में, आपके स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाता है ताकि आपका लॉस हो सके और किसी का प्रॉफिट बन सके। तो जब देखते हैं लिक्विडिटी होती कहाँ पे है, ज़्यादातर लिक्विडिटी पाई जाती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ के पास। जहाँ पर सपोर्ट है और जहाँ पर रेजिस्टेंस है वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉसेस पाए जाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी पाई जाती है। और लिक्विडिटी कहाँ पे पाई जाती है, और लिक्विडिटी पाई जाती है स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज के पास। इसे बोलते हैं स्विंग हाई, इसे बोलते हैं स्विंग लो। ये है स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई। तो इन एरियाज़ के पास लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं ज़्यादातर। तो इन्हीं लिक्विडिटी को हंट किया जाता है। जहाँ पर भी स्टॉप लॉसेस पड़े हैं वहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाता है ताकि किसी का लॉस कराया जा सके, ताकि किसी का प्रॉफिट हो सके। तो यही कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी का। नाउ अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि ये एक प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है, नीचे सपोर्ट है और ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो ऊपर में इन एरियाज़ पर स्टॉप लॉसेस पड़े हैं लोगों के। यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पर है, ये सब स्टॉप लॉस एरिया है लोगों का। तो इस चार्ट में यही दिखाया गया है कि जब भी प्राइस यहाँ पर आए सपोर्ट पे, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको यहाँ पर बाई कर लेना है, बाई नहीं करना है, यही बताया गया है आपको इसमें। तो आपको करना क्या है, जब भी प्राइस एक रेंज में घूम रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है, तो जहाँ इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं सपोर्ट के नीचे, तो पहले आपको वेट करना है कि कोई कैंडल आके लोगों का स्टॉप लॉस उड़ा दे। तो ये रेड वाली कैंडल ने लोगों का स्टॉप लॉस खाया है। तो जो भी कैंडल लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाएगी, आपको उसी कैंडल का हाई एंड उसी कैंडल का लो मार्क कर देना है। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, इसका मतलब है कि ये ब्रेक डाउन फेक नहीं था, वैलिड था, चांसेस है कि प्राइस नीचे चला जाए। लेकिन अगर ये फेक हुआ, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप के लिए कैंडल आया था, तो ये पलट जाएगा और कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी। ग्रीन कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो गई तो चांसेस है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब अगला शिकार ये लोग होंगे जहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस पे जितने लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, जितने लोगों की लिक्विडिटी है, चांसेस है कि प्राइस वहाँ चला जाएगा। तो हमेशा आपको यही करना है कि जब भी प्राइस अगर एक रेंज में फंसा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि सपोर्ट पर आए तो आप बाई कर लें। पहले आपको लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है, फिर जो भी कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर रही है आपको उसी कैंडल को ट्रेड करना है। उसी कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर दीजिएगा। जिस साइड बॉडी क्लोज हो जाए उस साइड ट्रेड मारना है। अगर नीचे क्लोज हो गए तो सेल, ऊपर क्लोज होती है तो बाई। तो यही कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी स्वीप का। इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे जिससे आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े कम हिट होंगे। अदरवाइज़ आप अगर इनकरेक्ट एरियाज़ पर अपने स्टॉप लॉसेस लगा लेंगे तो चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉसेस काफ़ी जल्दी हिट हो जाएंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट होता है फेयर वैल्यू गैप का। ये देखते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो फेयर वैल्यू गैप या इसको इम्बैलेंस भी बोला जाता है। ये क्या होता है, जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो किसी भी 3 कैंडल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड का लो आपस में टच होना चाहिए। अगर ये टच नहीं है तो गैप रह जाएगा। इसी गैप को फिल करने के लिए प्राइस आता है, गैप को भर के नीचे चला जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बार दोबारा से ड्रॉ करते हैं इसको। जब भी कभी जैसे प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर जब जाता है तो हम देखते हैं फर्स्ट का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये आपस में होना चाहिए टच। फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो आपस में टच होना चाहिए। जैसे ये टच अगर नहीं है, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये सब कैंडल बनी हुई है ऊपर की तरफ, तो अगर फर्स्ट का हाई थर्ड का लो टच नहीं है तो बीच में गैप रह गया है। इसी गैप को भरने के लिए आता है प्राइस और भर के वापस ऊपर चला जाता है। तो ये गैप्स चार्ट पे हमेशा भर जाते हैं। आज भरेंगे, एक हफ्ते बाद भरे या फिर 1 साल बाद भरे, लेकिन ये गैप्स फिल होते हैं। तो चार्ट पर 2 ही चीज़ हो रही है, एक तो आपके स्टॉप लॉस को हंट किया जा रहा है, और जहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप्स हैं या जहाँ पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है वहाँ पे उसको फिल किया जा रहा है, उसको भरा जा रहा है।
चार्ट पर यही दो चीज़ हो रही है, आपको इसी को आइडेंटिफाई करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। तो जब भी आपको गैप्स ढूंढने हैं तो अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, तो आप चेक करते हैं फर्स्ट का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो ये आपस में टच होना चाहिए। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो फर्स्ट का लो एंड थर्ड का हाई आपस में टच होना चाहिए। उल्टा हो जाता है, अप ट्रेंड के केस में फर्स्ट का हाई देखते हैं, डाउन ट्रेंड के केस में फर्स्ट का लो चेक किया जाता है जो कि थर्ड के हाई के साथ टच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, नीचे की तरफ कैंडल्स बनने जा रही है, ये कैंडल, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैंडल, सिक्स्थ कैंडल, तो इसका लो, फर्स्ट का लो एंड थर्ड का हाई आपस में टच होना चाहिए। अगर टच नहीं है तो चांसेस है कि प्राइस आएगा, इस गैप को भरेगा और नीचे गिर जाएगा। तो जब भी अगर डाउन ट्रेंड में एक गैप बना है तो डाउन ट्रेंड को भरने के लिए अगर प्राइस आता है तो वहाँ पे आपको सेल की पोजीशन बनानी है, नीचे का आपको टारगेट लगाना है एंड इसके ऊपर का ही आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और बाइंग के लिए आपको क्या करना है, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, अगर अप ट्रेंड में कोई गैप बना था, बीच में कोई गैप छूट गया था, तो प्राइस अगर उस गैप को भरने आ रहा है और भर के अगर चांसेस है कि वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे बाई करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे और ऊपर का आपका टारगेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको गैप्स को ट्रेड करना है। चार्ट के ऊपर दिखाते हैं कि गैप्स कैसे दिखते हैं। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप चेक करते हैं फर्स्ट का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई ये आपस में टच होना चाहिए। तो इसका जो लो है, इस कैंडल का लो ये वाला, और थर्ड कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल मतलब ये वाला कैंडल, इसका हाई आपस में टच नहीं है, यहाँ पर गैप बना हुआ है। तो आप देखेंगे आगे जाके क्या हुआ है, प्राइस आया है इस गैप के अंदर, इस गैप को फिल करा है और वहाँ से नीचे गिर गया है। तो जब भी ऐसा होगा, प्राइस गैप में आए, तो यहाँ पे आपको सेल करना है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट, ये नीचे जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लोगों के स्टॉप लॉसेस, गैप को भरा गया, गैप फिल किया गया यहाँ पे एंड देन लिक्विडिटी को हंट किया गया है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है फेयर वैल्यू गैप का, जिसे इम्बैलेंस भी बोला जाता है। ये इम्बैलेंसेस तब क्रिएट होते हैं जब मार्केट में बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल्स अगर बनने लग जाती है, बहुत ही बड़ी बड़ी, तो उसकी बड़ी बड़ी कैंडल बनने की वजह से क्या होता है कि कुछ बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। उसी पेंडिंग ऑर्डर को भरने के लिए प्राइस आता है और फिल करके वापस ऊपर चला जाता है। तो जब भी ऐसा हो कि अगर अप ट्रेंड में कोई गैप बना है तो वहाँ पे अगर आता है प्राइस तो आपको बाई करना है। डाउन ट्रेंड में अगर बीच में कहीं गैप बना हुआ था तो वहाँ पे प्राइस आता है तो आपको सेल करना है और नीचे का ट्रेड लेना है। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट फेयर वैल्यू गैप का। अब डिस्कस करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आपको पहले भी बताया है। सपोर्ट वो लाइन होती है चार्ट पे, वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है, जहाँ से बार बार लोग बाई करने में इंटरेस्टेड है, जहाँ से डिमांड आ रहा है, इसे डिमांड जोन भी बोला जाता है, सपोर्ट या डिमांड जोन बोलते हैं इसको। और ऊपर वो एरिया जहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, जिस लाइन के ऊपर, जिस एरिया के ऊपर, वो कहलाता है रेजिस्टेंस, या फिर इसे सप्लाई जोन भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई। तो होता क्या है, जब भी अगर चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, मतलब वो लाइन जहाँ पे प्राइस जिसके नीचे नहीं जा पा रहा था, तो अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़ देता है, ये लाइन पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रहा था, लेकिन प्राइस अगर एक बार चला गया, प्राइस ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, तो अब ये लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब ये लाइन बन जाएगी रेजिस्टेंस और प्राइस यहाँ से रेजिस्ट करके नीचे जाएगा। वैसे ही अगर ऊपर में प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बार तोड़ दिया, एक बार निकल गया इसके ऊपर, तो ये अब लाइन सपोर्ट बन जाती है और ये सपोर्ट का काम करती है। चांसेस है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, एक बार अगर वो टूट गया तो ये कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब बात करते हैं RSI की। RSI एक इंडिकेटर है जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बोला जाता है। RSI कुछ है नहीं, इसे आप इंट्राडे में यूज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट होने वाले हैं, क्योंकि ये इंट्राडे में बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग क्या करना है, जब भी आप RSI को चार्ट के ऊपर ड्रॉ करेंगे, RSI इंडिकेटर को चार्ट के ऊपर जब ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरीके से नीचे में एक लाइन निकाल के लगा के देगा, जिसमें ऊपर में 30, 70 एंड नीचे 30 लिखा होता है, कहीं कहीं पर 80 और 20 भी लिखा होता है। तो इस इंडिकेटर के अगर और बीच में ऐसे एक लाइन चल रही होती है, इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग
अगर प्राइस 70 के ऊपर चला गया तो आपको सेल करना है, 30 के नीचे चला गया तो बाई करना है। लेकिन बहुत बार आप चार्ट के ऊपर देखेंगे कि प्राइस अगर 70 के ऊपर निकला है तो भी वो ऊपर ही जा रहा है, प्राइस अगर 30 के नीचे निकला है तो भी वो नीचे ही जा रहा है। तो बहुत बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। तो आप RSI इंडिकेटर को अवॉइड ही कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इस पर आपको ट्रेड्स नहीं लेने हैं। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जो कि बहुत ही फेक मूव्स देता है, आपको फेक इंडिकेशन देता है। इसे आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए तो कभी यूज़ मत कीजिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ट्रेड्स देख रहे हैं तो आप क्रॉस चेक करने के लिए सिर्फ मल्टीपल कन्फर्मेशंस के पर्पज़ से इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सिर्फ एक इंडिकेटर पे रिलाई होकर आपको ट्रेड नहीं करना है, अदरवाइज़ आपके नुकसान बढ़ सकते हैं मार्केट में। RSI के बाद अब बात करते हैं RSI डाइवर्जेंस के बारे में। RSI डाइवर्जेंस RSI से थोड़ा सा बेटर है, इस पर चाहें तो आप थोड़े ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। RSI डाइवर्जेंस क्या होता है? नाउ डाइवर्जेंस की जहाँ तक बात करते हैं तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप कभी रोड से जा रहे होते हैं तो एक रोड आपको इधर जाते हुए दिखती है, एक इधर दिखती है, यानी कि ये डाइवर्ट हो रही है, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। तो सेम डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको प्राइस कुछ और इशारा कर रहा है, इंडिकेटर कुछ और इशारा कर रहा है, तो क्योंकि आप इंडिकेटर लगा के काम कर रहे हैं तो आप इंडिकेटर की बात मानेंगे और जो भी इंडिकेटर कहेगा वही आपको करना है। बाई या सेल आपको इंडिकेटर बताएगा वही करना है। अगर डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है तो नाउ होता क्या है, देखिए जैसे एक होता है RSI बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है RSI बेयरिश डाइवर्जेंस। जब आप RSI डाइवर्जेंस को चार्ट के ऊपर लगा लेंगे तो आपको इस तरीके से ये नीचे में ये ऐसे बन के आ जाता है नीचे में, जिसमें जैसे ये ब्लू लाइन नीचे से ड्रॉ हुई है इस इंडिकेटर में, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना हुआ था। इंडिकेटर बता रहा है ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है, और प्राइस बता रहा है, ये प्राइस चार्ट जो बना हुआ है ये बता रहा है इसमें ब्लू लाइन नीचे की तरफ बन रही है, यानी ये बता रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है। तो हुआ क्या है इसमें, इस RSI डाइवर्जेंस में कि प्राइस तो इशारा कर रहा है नीचे की तरफ, प्राइस बोल रहा है नीचे, इंडिकेटर कह रहा है ऊपर। तो क्योंकि आप इंडिकेटर लगा के काम कर रहे हैं तो जो इंडिकेटर कह रहा है, इंडिकेटर ऊपर का इशारा कर रहा है, मतलब कि बाई करना है, तो आप यहाँ ऊपर आएंगे और इस पोजीशन पे बाई करेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर का आपका टारगेट होगा। तो यही होता है RSI डाइवर्जेंस, RSI बुलिश डाइवर्जेंस। अगर आपको जो RSI इंडिकेटर है, जो RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, वो अगर बुलिश इशारा कर रहा है तो वो हो जाता है बुलिश डाइवर्जेंस। और अगर आपका RSI इंडिकेटर बियरिश इशारा कर रहा है, इंडिकेटर कह रहा है नीचे की तरफ लेकिन चार्ट पे बना हुआ है ऊपर की तरफ, तो क्योंकि आप इंडिकेटर लगा के काम कर रहे हैं तो आप इंडिकेटर की बात मानेंगे, और इंडिकेटर नीचे का इशारा कर रहा है तो यहाँ आके आपको सेल करना है। ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर है, आप सोनली इंडिकेटर्स पे रिलाई करके ट्रेड्स नहीं कर सकते, बट क्योंकि आपके कोर्स में है तो आपको बस पता होना चाहिए कि इन टूल्स का, इन इंडिकेटर्स का काम क्या है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं इंडिकेटर्स पे ट्रेड नहीं करता हूँ, तो आप भी चाहे तो अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। आप सिंपल प्राइस एक्शन देख के, कैंडलस्टिक पैटर्न देख के काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नाउ एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसे बोला जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये बहुत ही अच्छा टूल माना जाता है, इसका आप यूज़ ज़रूर करें, इसका यूज़ कर सकते हैं आप। होता क्या है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जैसे आपको पता है कि प्राइसेस कभी भी सीधी लाइन में नहीं जाते हैं ऊपर, वो ऐसे ऐसे करते हुए ही जाते हैं जिगजैग फॉर्म में, या गिरता भी है तो सीधी लाइन में नहीं गिरता, वो जिगजैग फॉर्म में ही ऐसे ऐसे गिरता हुआ नज़र आता है। तो नाउ अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या काम है, तो जब भी आपको पता है कि प्राइसेस अगर ऊपर जा रहे हैं जिगजैग फॉर्म में ही जाएंगे, ऊपर जाएंगे फिर थोड़ा सा गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद जो ये वाला मूव है ये कहाँ आके रुकेगा, ये आपको यहाँ से पलट जाएगा, यहाँ से पलट जाएगा, या यहाँ से पलटेगा, इसी को पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। इस टूल को जब आप लगाएंगे तो ये आपको चार्ट्स के ऊपर कुछ नंबर्स निकाल के देता है। नंबर्स जब आप फिबोनाची को नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे एक अप ट्रेंड में, तो आपको कुछ नंबर्स निकाल के देगा जिसमें लिखा होगा 61.8, 50, 38 एंड 0। तो 61.8 को गोल्डन रेशियो माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि अगर प्राइस 0 से चल के 100 तक गया है तो ये फिर 61% तक गिर सकता है, वहाँ से एक नई रैली स्टार्ट होगी। तो इसी 61% के मूव को पता करने के लिए हम लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इंडिकेटर्स के ऊपर कैसे लगाते हैं ये आपको लगा के दिखा देंगे,
अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। वैसे ही अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ऐसे ऐसे गिरे जा रहा है, तो ये गिरने के बाद जो उठ रहा है ये कहाँ जाके रुकेगा और एक नई रैली स्टार्ट होगी, इसी को पता करने के लिए हम लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। डाउन ट्रेंड में हमेशा आप ड्रॉ करेंगे ऊपर से पकड़ के नीचे की तरफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे, तो आपको कुछ नंबर्स निकाल के देगा इस तरीके से 61, 50, 38 एंड 0। तो हमेशा जब भी प्राइस गिरने के बाद जब ये 61 के पास तक उठ रहा है, 61 तक उठ जाए, 61% करेक्ट कर जाए, तो वहाँ पर आपको एक सेल के ट्रेड लेने होते हैं, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना होता है और नीचे का टारगेट लगाना होता है। तो ये काम होता है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, कि प्राइस गिर के कितना उठ सकता है या उठ के कितना गिर सकता है। मतलब कि अगर प्राइस गिरा है 0 से अगर प्राइस 100 से 0 तक गिर चुका है, तो ये 61 तक उठने के बाद दोबारा गिर सकता है, यही बताता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वैसे ही अगर प्राइस बढ़ रहा था, जस्ट अ सेकेंड, प्राइस अगर बढ़ा है यानी प्राइस अगर 0 से 100 तक गया है, तो चांसेस है कि ये 61% तक गिरेगा, फिर वहाँ से एक नई रैली ऊपर की तरफ स्टार्ट होगी। तो ये वाला 61% का लेवल कहाँ आ रहा है, इसी को पता करने के लिए आप फिबोनाची टूल जब ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 0 से पकड़ के, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एंड करेंगे। टॉप से बॉटम से टॉप लेते हैं एकदम, ये बॉटम है इसका और ये वाला टॉप है, यहाँ तक लाके आप जब टूल को ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ नंबर्स निकाल के देगा। वहाँ पे इसमें 61 लिखा होगा, ये 50% का लेवल है, ये 38 का है, ये 0 का है। मतलब प्राइस 0 से 100 तक जाने के बाद 61 तक गिर सकता है, 61% तक गिर सकता है और वहाँ से एक नई रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो यानी अगर प्राइस यहाँ पे आता है 61 के पास, तो यहाँ पे आपको करना है एंटर फॉर बाई, इसी के नीचे का आप लगा लेंगे स्टॉप लॉस, और ऊपर का आपका ये वाला होगा फर्स्ट टारगेट, ये एरिया 0 के लेवल वाला एरिया आपका फर्स्ट टारगेट होगा। तो ये टूल काफ़ी यूज़फुल टूल है, ये आपको यूज़ करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग में, इससे आपकी ट्रेडिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी, आपके एंट्री एग्जिट्स थोड़े बेटर हो जाते हैं। जैसे अगर आप इस चार्ट में देख रहे होंगे तो इसमें प्राइस उठा है, उठ के जब गिरा है तो ये 61 के लेवल के पास से सपोर्ट लिया है इसने और ये फिर यहाँ से ऊपर चलना चालू कर रहा है। तो जब भी आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं चार्ट के ऊपर, तो ऐसे ही आपको कुछ नंबर्स निकाल के देता है 61, 50, 38, 0 ऐसे करके। तो आपको 61 के लेवल को ही ट्रेड करना है, इसी को गोल्डन रेशियो माना जाता है 61.8। ये एक 61% का लेवल जो है ये सबसे ज़्यादा गोल्डन रेशियो माना जाता है। बहुत बार प्राइसेस 50 के लेवल से भी पलट जाते हैं, बहुत बार 38 से भी घूम जाते हैं, लेकिन 61 के पास आपको एक बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी, बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा ट्रेड करने के लिए किसी भी स्टॉक को। तो आप भी जब ट्रेड करें तो ट्राई करें कि आप 61 के लेवल के आसपास ही प्राइसेस को ट्रेड करें। नाउ अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़। थैंक यू।